नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैसे संक्रमण बढ़ने का मामला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में देखा जा रहा है। वहाँ भी वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे इस बात के संकेत मिल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और यह स्थिति चिंताजनक है। बहरहाल आंकड़ों पर गौर करें तो देश में करीब 68% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़ों का 40,000 के आसपास पहुंचकर स्थिर हो जाना किसी बड़े खतरे की घटना हो सकती है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना के आंकड़े जिस तरह स्थिर हो गए हैं उसे देखने के बाद लग रहा है कि जल्द ही आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद हुए सीरो सर्वे में 68% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। इसके बावजूद देश के 13 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वह डराने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों समेत कुल 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महीने की शुरुआत में कुछ ही राज्य ऐसे थे जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। ऐसे में 13 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आने से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि टीका लगवाने के बाद भी अगर कोई चपेट में आता है तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं, क्योंकि उसकी सेहत को नुकसान होने की संभावना उन लोगों से कम है जो बिना टीका लगवाए संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की दर 70 से 80% के करीब है। विशेषज्ञों के अनुसार WHO के इस बयान को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और यह भारत के लिए भी खतरे का संकेत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट की गति धीमी होती जा रही है। यही नहीं, महाराष्ट्र, केरल समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोरोना की स्थिति अब भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में अब इसे गंभीरता से लेने को कहा है और अगले 2 महीनों को काफ़ी अहम बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में तीसरी लहर शुरू हो गई है? नीति आयोग के एक सदस्य वीके पॉल ने पिछले दिनों कहा था कि भारत में कोरोना की मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है, मगर भारत वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने से अभी काफ़ी दूर है, इसलिए संकट टला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि अगले कुछ महीने भारत के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मध्य दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। संसद भवन इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है। प्रदर्शन दिन में 11 बजे शुरू होना था, लेकिन किसान यहां 12:25 पर पहुंचे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि रास्ते में पुलिस ने उन्हें 3 जगह रोका और उनके आधार कार्ड देखे। जंतर मंतर पर किसान यूनियन के नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि हमने अपनी मांगों को उठाने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है, लेकिन संसद में हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर किसानों की नारेबाजी और सरकार से तीनों कानून रद्द करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे किसान जंतर मंतर के एक छोटे से हिस्से में मौजूद हैं और पुलिस ने दोनों ओर अवरोधक लगा रखे हैं। पदमपुर तहसील के गांव 46 आरबी में दूल्हा बनने से 4 घंटे पहले घर से गायब हुआ युवक भादरराम अभी तक नहीं मिला है। दूल्हे की तलाश में आज पदमपुर पुलिस युवक के ससुराल 10 सरकारी पहुंची, जहां पर उन्होंने पूछताछ की तथा कॉल डिटेल की जानकारी जुटाई गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है तथा युवती व उसके परिजनों के कॉल डिटेल भी खंगाले जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार 46 आरबी निवासी राम प्रताप साहू के पुत्र भादरराम की शादी 17 जुलाई को 10 सरकारी निवासी मदनलाल कांटीवाल की पुत्री से होनी थी। 17 जुलाई की सुबह 5 बजे तक भादरराम घर पर ही था, परंतु सुबह 5 बजे अचानक दूल्हा भादरराम गायब हो गया। परिजनों के तलाश करने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा तो इसकी सूचना पदमपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है तथा अब इस मामले में पूछताछ कर लापता भादरराम की तलाश कर रही है। पदमपुर थाना प्रभारी रामकेश मीना ने बताया कि इस मामले में पूछताछ चल रही है तथा लापता युवक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर भी खोज की जा रही है। उधर शादी वाले दिन लापता हुए भादरराम के परिजन भी अपने स्तर पर उसकी खोज में जुटे हुए हैं।
परंतु लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। राजस्थान के 12 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण संबंधी काम पूरा हो गया है। अब आयोग 25 अगस्त के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। 25 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। पहले कानूनी अड़चन और बाद में कोरोना संक्रमण की वजह से 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हो पाए थे। आयोग से जुड़े अधिकारी के अनुसार एक प्रबल संभावना है कि 25 अगस्त के बाद आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के शेष सभी 12 जिलों के पंचायतों के पुनर्गठन और आरक्षण संबंधी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी है। अलवर, बारां, धौलपुर, करौली और कोटा के जिला कलेक्टर्स ने हाल ही पंचायती राज विभाग को पुनर्गठन और आरक्षण संबंधी रिपोर्ट भेजी थी। अलवर, बारां, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर में ये चुनाव होने हैं। इन जिलों में चुनाव की तारीख टलने से संस्थाओं में नियुक्त प्रशासक ही इनका कामकाज देख रहे हैं। दरअसल जयपुर सहित 12 जिलों में जनवरी 2020 में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने थे, लेकिन नए परिसीमन और नई नगरपालिकाओं के विवाद के चलते मामला कोर्ट में उलझ गया था। इस वजह से आयोग इस समय अवधि में चुनाव नहीं करवा सका था। इसके बाद कोरोना काल के चलते चुनाव टाल दिए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने फिर अप्रैल में इन 12 जिलों में चुनाव करवाने की तैयारी पूरी कर रखी थी। इन जिलों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 19 अप्रैल को होना था, लेकिन मामला एक बार फिर उलझ गया था। शेष रहे 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति लंबे समय से चुनाव कार्यक्रम जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी करता है या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में। भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। बुधवार को DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश NG का ओडिशा तट चांदीपुर के LC-3 ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ान का परीक्षण भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से दोपहर करीब 12:45 पर किया गया, जिसमें मल्टीफंक्शन रडार, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और तैनाती विन्यास में भाग लेने वाले लॉन्चर जैसी सभी हथियार प्रणालियां थी। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रक्षेपण को भारतीय वायुसेना के नुमाइंदों ने देखा। उड़ान डेटा को हासिल करने के लिए ITR ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री जैसी कई रेंज स्टेशनों को तैनात किया। इन प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए संपूर्ण उड़ान डेटा से संपूर्ण हथियार प्रणाली के दोष रहित प्रदर्शन की पुष्टि की गई है। यह मिसाइल अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इस मिसाइल की लंबाई 560 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और वाहनों के चलते काफिले की रक्षा करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO, BDL, BEL, भारतीय वायुसेना और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा विभाग के सचिव, अनुसंधान एवं विकास विभाग और DRDO के अध्यक्ष ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगी। धन्यवाद।